मेरी भाभी जब भी मेरे सामने आती तो बिना दुपट्टा के ही आ जाती। भाभी को देखकर मेरी नज़रें शर्म से झुक जाती थी। लेकिन भाभी को शर्म नहीं आती। भाभी रात को अक्सर मुझे अपने कमरे में सुला लेती। जब भाई घर ना होते मैं सोफे पर सो जाता। भाभी पर नज़र भी न जाती मेरी। लेकिन एक दिन अचानक मेरे भाई ने मुझे मारना शुरू कर दिया। कहने लगा, तुम्हारी भाभी तो तुम्हें बेटा समझती थी, लेकिन तुमने क्या कर दिया। मेरे तो होश उड़ गए। भाई कहने लगा कि मेरी बीवी गर्भवती है और वो तुम्हारे बच्चे की। मेरा नाम हमीद है। मेरे पिताजी बहुत बड़े व्यापारी थे और उन्होंने 2 शादियां कर रखी थी। मेरी माँ उसे मेरे वालिद साहब को 10 साल तक औलाद नहीं हुई तो उन्होंने औलाद के लिए दूसरी शादी कर ली और दूसरी औरत से मेरे पिताजी को एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हमजा था। लेकिन उसके बाद जब वो 4-5 साल का था तब मेरी माँ पेट से हो गई। लेकिन मेरी माँ इस दुनिया से चली गई और जाते जाते उन्होंने कहा कि वो मेरे पिताजी को कभी माफ़ नहीं करेंगी। मेरी माँ मेरे पिता की पहली बीवी थी, लेकिन जब मेरा बड़ा भाई पिताजी की दूसरी बीवी से था वो भी इस दुनिया में नहीं रही और अब हम दोनों भाई और पिताजी एक ही घर में रहते थे। एक दिन मेरे पिताजी भी इस दुनिया से चले गए और उस वक्त मेरे भाई की उम्र 21 और मेरी 17 साल की थी। पिताजी ने जाते जाते यही कहा कि दोनों भाई आपस में मिलकर रहना, एक दूसरे से मोहब्बत करना। और ऐसा ही था। हम दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मिलजुल कर रहते थे। हमें किसी बात से कोई तकलीफ नहीं था और एक पल को भी ऐसा नहीं लगता था कि हमारी माँ अलग है, क्योंकि हमारा बाप तो एक ही था और इस हिसाब से हमारा खून रिश्ता था। मुझे अपने भाई से मोहब्बत थी। दुनिया से जाने से पहले मेरे पिता ने मेरे भाई का रिश्ता पक्का कर दिया था, जबकि सारे रिश्तेदारों ने कहा था कि इस जगह रिश्ता नहीं करो, ये लोग अच्छे नहीं हैं। लेकिन पता नहीं क्यों पिता ने वहीं पर रिश्ता किया था। जो लोग उनको जानते थे उनका कहना था कि वो लोग बहुत ज़्यादा चालाक है, लेकिन पिताजी ने कहा कि ये सारी बातें हैं, जो अच्छा इंसान होता है उसी को दुनिया बुरा कहती है। मेरी भाभी का नाम नायरा था। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरा भाई उस पर आशिक था और शायद मेरे भाई ने मेरे पिताजी को कहा था कि मेरी शादी उसी से करवा दे। भाई की शादी उसके साथ हो गई। वो तो इस घर में आ गई। दिन गुजरने लगे। मेरी अभी पढ़ाई चल रही थी और आजकल मेरे पेपर्स भी थे, इसलिए मैं बिल्कुल भी ऑफिस नहीं जाता था। कभी कभी तो चला भी जाया करता था। मेरे पिता व्यापार थे और उन्होंने एक बड़ी कंपनी खोली थी। मेरा भाई रोजाना वहां जाता था। घर में और मैं भाभी होते थे। मेरी भाभी काफ़ी पढ़ी लिखी थी, लेकिन मैं उनसे कोई मदद नहीं मांगता था, क्योंकि मैं उनके साथ एक हद तक ही रहना चाहता था। गर्मियों का मौसम था और गर्मी से बुरा हाल था। मैं ये सोच रहा था कि पेपर्स गर्मियों में ही क्यों होते हैं। अभी मैं हॉल में बैठकर पढ़ ही रहा था कि मैंने देखा कि मेरी भाभी बिना दुपट्टा के हॉल में आ गई और उन्होंने मेरे साफ सफाई करना स्टार्ट कर दिया। मैं सोच रहा था कि उनका दुपट्टा कहाँ है, कहीं भूल तो नहीं गई हैं। मैंने नज़रें झुका ली और नकली खांसी की ताकि उन्हें याद आ जाए कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और वो शायद अपना दुपट्टा कमरे में भूल आई हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा पर उनमें कुछ असर नहीं हुआ। उसके बाद मैं फिर से जोर से खांसने लगा, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई ध्यान नहीं। देर के बाद उन्होंने पानी का ग्लास लाकर टेबल पर रखा और मुझसे पूछा कि क्या बात है, गला खराब है तुम्हारा, दवाई दे दूं तुम्हें। मैं उनकी तरफ देख नहीं रहा था। वो मुझसे बात कर रही थी। मैं उनको साफ साफ जता रहा था कि मुझे शर्म आ रही है, लेकिन उनको शर्म नहीं आ रही थी। वो पानी का ग्लास रख कर वापस चली गई। मैं हैरान हो गया कि भाभी को कोई शर्म नहीं है। उन्होंने अपना दुपट्टा उतार दिया और बाहर आ गई। क्यों उनको अजीब नहीं लगता कि घर में उनका एक देवर भी रहता है? ठीक है, हमारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इंसान को खुद भी तो अजीब लगता है। हमारे देश में अभी भी लड़कियां दुपट्टा सर पर रखती हैं। इस तरह का कोई रिवाज, कोई फैशन अभी यहाँ पर नहीं है। हर घर की जीनत बन जाए। और मेरी भाभी का वजूद भी इतना भारी भरकम था, उनको तो अपने आप को छुपा कर रखना चाहिए था। वो कोई दुबली पतली तो थी नहीं। उनको तो दुपट्टा नहीं बल्कि बड़ी सी चादर करनी चाहिए थी, पर वो दुपट्टा उठ के घर में घूमती थी। कभी नीचे कोई चीज़ गिर जाती तो उसको उठाने के लिए जमीन पर नीचे झुक जाती थी और वो बिना दुपट्टा के रहती थी, पर बैठ जाती और अजीब तरह से बैठती। पता नहीं ये क्या कर रही थी। मैंने ऐसी चीज़ पहली बार देखी थी। मुझे नहीं पता था कि औरतें इस तरह भी करती हैं।
जब मेरी अम्मी की पापा के साथ लड़ाई हो गई थी तो हम लोग अपने नाना के वहाँ रहते थे। पापा बाद में मना कर ले आए थे, पर वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे और मैंने कभी किसी को औरत को ऐसे नहीं देखा था। सर से दुपट्टा हट जाना तो चलो एक नॉर्मल बात होती है, इंसान काम में लगा होता है तो उसको ख्याल नहीं आता, लेकिन यहाँ पर तो भाभी खुद ही आना दुपट्टा न जाने कहाँ रख के आ गई थी। फिर मुझे लगा कि कहीं आजकल ये फैशन तो नहीं, क्योंकि आजकल तो दुपट्टे सूट के साथ बनाए ही नहीं जाते। लेकिन जब भाई आया तो भाभी ने उसी सूट के साथ उसका दुपट्टा किया हुआ था, लेकिन मेरे सामने दुपट्टा क्यों उतार देती थी, मेरी समझ से बाहर था। एक दिन भाई ने कहा कि मुझे कहीं बाहर जाना है, बड़ा ज़रूरी काम है, रात को वहीं रहूँगा, अपनी भाभी का और घर का ख्याल रखना। तो भाभी ने कहा कि मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं कमरे में अकेली नहीं सो सकती हूँ। वो भाई से बात कर रही थी कि आपको क्या ज़रूरत है जाने की, मुझे नींद नहीं आएगी और अगर मुझे डर लगा तो आप प्लीज़ ना जाइए, मुझे भी साथ ले जाइए। भाई इसको कह रहा था कि तुम्हें कैसे साथ ले जा सकता हूँ, काम के सिलसिले से जा रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम हमीद को अपने कमरे में सुला लेना तो डर नहीं लगेगा। मैंने कहा मैं भाभी के कमरे में कैसे सो सकता हूँ? तो भाई ने कहा कि सो जाना, इसमें क्या तकलीफ है, तुम भी तो उनके छोटे भाइयों जैसे ही हो। भाभी ने कहा ठीक है और वो फौरन मान गई। भाई चले गए और रात होते ही भाभी ने कहा कि मुझे नींद आ रही है, कमरे में चलो। मैंने कहा कि आप जाकर सो जाओ, अभी मुझे पढ़ाई करनी है, मेरी पढ़ाई हो जाएगी तो मैं खुद आ जाऊंगा, सो जाऊंगा। नहीं तुम अभी मेरे साथ चलो, तुम्हें अभी मेरे साथ जाना होगा, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। मुझे तो हैरानी हुई कि भाभी किस किस्म की हरकतें कर रही हैं, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है चलिए। उन्होंने मुझे बेड पर सोने का इशारा किया तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं सो सकता। उसने कहा कि तुम्हें सोना है, यहीं पर सो जाओ, इतना बड़ा बेड है, साइड में होकर सो जाओ। मैं उनके कहने पर साइड पे होकर लेट गया, लेकिन जब वो सो गई तो मैं उठ के जाके सोफे पर सो गया। सोफा छोटा था, सोने के मामले में ठीक नहीं था, लेकिन बैठने के काबिल था, क्योंकि मेरी मजबूरी थी। मैं दिल ही दिल से सोचने लगा, मेरा भाई मुझ पर भरोसा करता है और इसलिए उसने कहा कि अपने भाई के जाने के बाद मैं ही देखभाल करूंगा भाभी का और इस घर का भी। लेकिन फिर भी अगर मैं बाहर भी सो जाता तो ठीक था। पता नहीं भाभी को अंधेरे में इतना डर क्यों लगता है। कुछ लोग होते हैं जिनको अंधेरे से बहुत डर लगता है, इतना डर कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। शायद भाभी के साथ भी यही तकलीफ था। मैं भी सो गया। मैं कैसे भाभी के साथ बिस्तर पर सो सकता था? मेरी भाभी को ये सारी बातें नॉर्मल क्यों लग रही थी? क्या उन्हें पता नहीं था कि उनका देवर भाभी के रिश्ते का कोई एहसास नहीं था? या तो आग और पानी का रिश्ता होता है। दिन इसी तरह गुजरने लगे। मेरी भाभी पूरा दिन घर में बिना दुपट्टे के फिरती। मैं सोचने लगा कि क्या करूं। मुझे भाभी को किस तरह की बात बतानी होगी, नहीं तो अपने घर में सर झुकाकर मैं कब तक फिरता रहूंगा। एक दिन वो खाना बना रही थी, मैंने नज़रें झुकाई हुई थी। मैं बात करने गया। मैंने कहा भाभी आपका दुपट्टा कर लिया करो, यूँ अच्छा नहीं लगता, कोई आएगा तो क्या सोचेगा। तो भाभी ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मुझे सारे घर के काम करने होते हैं। ये 2 गज का दुपट्टा करके घर के काम करना कोई आसान बात नहीं है। तुम्हें करना पड़े ना तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि कितनी मुश्किल हो जाती है। मैं इस तरह काम नहीं कर सकती। अपने भाई से कहो कि नौकरानी रख दे, मैं दुपट्टा करके एक साइड आराम से बैठ जाऊंगी। वैसे बात तो मुझे ठीक ही लग रही थी, लेकिन जब मैंने भाई से बात की तो उन्होंने कहा कि 3 लोगों के लिए कौन नौकरानी रखता है, और वैसे भी भाभी के साथ मिले हुई हो। भाई ने ये बात हंस में उड़ा दी, लेकिन दरअसल उसके पीछे कोई और वजह थी। उसके बाद भी भाई अक्सर काम के लिए रात में कहीं जाया करते थे, लेकिन हमारा तो इस तरह का कोई काम नहीं था। सुबह तो ऑफिस 9 बजे से होकर 5 बजे शाम अपने घर, उसके बाद बंद हो जाता था। रात को कौन काम करता था? भाई कहता था कि मैं दूसरे शहर से ऑर्डर लेने जा रहा हूँ, लेकिन यह काम करने के लिए तो हमने 2 लोग पहले ही लगा के रखे थे। फिर भी भाई शहर से बाहर जाया करता था, क्योंकि ये भाग दौड़ वाला काम था। भाई को खुद जाने की क्या जरूरत थी, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। भाई चला जाता तो भाभी बहुत जिद करती थी। जब भी भाई घर पे नहीं होता तो भाभी अजीब सी हो जाती, बार बार कहती कि मेरे कमरे में आकर सो जाओ, लेकिन मैं नहीं सोता था।
मैं सोफे पर ही सो जाता था। इस बात पर सुबह वो मुझसे सवाल जरूर करती थी कि सोफे पर क्यों सो गए, बेड पर सो जाते, क्या हो जाता, छोटा सा सोफा था और तुम वहीं पर सो गए। उस पर सोते रहो तो तुम्हारी कमर में दर्द हो जाएगी। एक दिन मैंने भाभी की बातें सुनी, मैं हैरान रह गया। वो शायद अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी और बात मेरे बारे में कह रही थी। भाभी कह रही थी कि बड़ी खूबसूरत किस्म का, मेरा वाला तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। बड़े भाई कहाँ खूबसूरत होते हैं, उनकी जिम्मेवारियाँ बहुत होती हैं। अक्सर छोटे भाई ही खूबसूरत होते हैं क्योंकि वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं उससे शादी नहीं करती। यार अब क्या कर सकते हैं, अब गुजारनी पड़ेगी, लेकिन इसको देखकर मैं अपनी आंखें जरूर सेक लेती हूँ। कसम से बड़ा हसीन है। अच्छा तुम्हारी शादी करवा दूँ उससे, तुम्हें बड़े शौक है। इतने भी तुम मेरी अच्छी दोस्त नहीं हो कि मैं उसके साथ अपनी बहन की भी शादी नहीं करवाऊंगी। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इसकी शादी ना ही हो, नहीं तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी, मेरे भाभी ने कहा और जोरदार ठहाका लगाया। ये तो मेरी बात ही हो रही थी। भाभी किस किस्म की बेहुदा बातें कर रही थी और मुझे ये बिल्कुल तय था कि वो भाई के बारे में इस तरह सोचती है। क्या उनको भाई से मोहब्बत नहीं थी? पर मैंने तो सुना था कि इन दोनों से पहले से मोहब्बत थी और ये दोनों शादी से पहले एक दूसरे से बात भी किया करते थे। शायद तभी हमारे सारे रिश्तेदार कहते थे कि इस खानदान से रिश्ता ना लो, ये लोग कुछ ठीक नहीं है। मुझे एक बार पापा की डायरी मिल गई जिसमें लिखा हुआ था कि वो अपने किए पर शर्मिंदा थे। उन्होंने लिखा था कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यह है कि मैंने इसकी शादी यहाँ ज़्यादा वक्त नहीं लिया, इंतज़ार नहीं किया और दूसरी शादी करके उसके साथ बेवफाई कर दी, जबकि वो बाज नहीं थी। शायद कुदरत की तरफ से कुछ देर हो रही थी। फिर भी मैंने इंतज़ार नहीं किया। वो मुझसे नाराज़ होकर अपने घर वालों के पास चली गई। वो मेरी पहली बीवी है, पहली मोहब्बत है। ठीक है, जब मैं अपनी दूसरी बीवी को नहीं छोड़ सकता, लेकिन उसके साथ भी रहना चाहता हूँ। मेरे दिल में बहुत ज़्यादा मलाल है। और उन्होंने यह भी लिखा कि इससे ख़त्म करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कुछ ना कर बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं अपनी बीवी के शिकवे जरूर दूर करूँगा। मुझे अपने पापा के लिए अफसोस था कि इसमें उनकी गलती नहीं है। इंसान जल्दबाज होता है और वो इसी तरह घर से निकल जाता है। एक दिन मैं घर में ही मौजूद था कि मेरी भाभी अचानक से वहाँ आ गई। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जोड़ा पहन रखा था, लेकिन यह जोड़ा उनके बदन में बिल्कुल चिपका हुआ था। कहने लगी, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। उन्होंने तो मेरे सामने घूमना शुरू कर दिया। मैंने कहा, भाभी आप बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन ये मुझे क्यों दिखा रही हो, अपने पति को क्यों नहीं दिखाती? तो कहने लगी, तुम्हारे भाई को तो बिल्कुल किसी चीज़ की तमीज़ ही नहीं है। उसको तो जो भी पहन के दिखा दो कहता है ठीक ही लग रही हो। उसे तो औरत की तारीफ करनी ही नहीं आती। मैंने कहा कि भाभी मुझे तारीफ करनी नहीं आती, वैसे भी अभी मेरी ज़िंदगी में कोई औरत नहीं है। भाभी ने कहा कि अच्छी बात है, तुम्हारी बीवी बहुत खुशकिस्मत होगी। मैंने कहा कि भाई की ज़िंदगी में भी पहले कोई लड़की नहीं थी, आप भी खुशकिस्मत हो। तो उसने कहा, हाय मैं कहाँ से खुशकिस्मत हूँ, बस छोड़ो। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं भाभी को सीधा सीधा कह दूँ कि आप ये किस किस्म की हरकतें करती रहती हैं। क्या उनको किसी ने कुछ सिखाया नहीं था? क्या उनके घर में माँ नहीं थी जिसने उनको तमीज़ सिखाई हो? लेकिन फिर सोचा था कि भाई नाराज़ ना हो जाए। एक रात मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, भाई घर पर नहीं थे। भाभी ने कहा कि कमरे में आकर सो जाओ और मैं कमरे पे जाकर सो गया। लेकिन जैसे ही भाभी गहरी नींद में थी तो मैं उठकर बाहर आ गया और पढ़ने बैठ गया। साथ में ये भी सोच रहा था कि पता नहीं ये क्या, मेरी भाभी क्यों इस तरह हरकतें करती हैं। पढ़ाई में लगा रहा था। सुबह हुई तो सोफे पर ही बैठे बैठे सो रहा था। तभी अचानक से किसी ने मुझे कॉलर पकड़ा और मुझे मारना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे लगा कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत था। मेरी आँख खुली तो यह देखकर हैरान रह गया कि जो शख्स मुझे पागलों की तरह मार रहा था वो मेरा अपना भाई ही था। ये क्या कर दिया तूने कमबख्त, ये तूने क्या कर दिया? मैं तो तुझ पर भरोसा करके गया था और तुमने इस हरकत की। वो मुझ पर अपना बेटा समझती थी और तुमने उसके साथ इस तरह का गलत काम किया। मुझे बहुत भाभी की रोने की आवाज़ आ रही थी और मेरा भाई मुझे मारता जा रहा था। अचानक से मैंने अपने भाई का हाथ रोका और कहा कि ये सब क्या हो रहा है?
क्यों मुझे पागलों की तरह मार रहे हो? आखिर मैंने किया क्या है? मेरे भाई ने कहा कि अभी भी मुझे बताना पड़ेगा कि तुमने क्या किया है। अभी मेरा भाई ये बोल रहा था कि थोड़ी देर के बाद हमारे चाचू और उनकी बेबी भी वहाँ पर आ गए, जो हमारे घर में बहुत बड़े थे। वो इस दुनिया में रह गए थे। उनको ये सब भी कुछ बताया गया। मेरे भाई ने कहा कि मैं घर से बाहर आता जाता था तो इसको अपनी बीवी के कमरे में सोने को कहता था, क्योंकि उसको रात में डर लगता था। वो भी उसको अपने बेटे की जगह समझती थी कि मेरा छोटा सा देवर मेरे छोटे जैसा है। और आज इसने ना जाने इसके साथ क्या किया। आज वो पेट से है और ये मेरा बच्चा नहीं है बल्कि इसका है। यहाँ तक कि उसने मेरी बीवी के साथ गलत काम किया है और फिर उसको डरा धमकाकर चुप रहने को कहा है और उसको कहा कि चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। लेकिन मुझे पता चल गया कि वो लोग भी हैरान थे और मुझे हैरान होकर देखने लगे। मैंने देखा भाभी बाहर आई तो बुरी तरह से रो रही थी और उनकी गर्दन पर कुछ निशान भी थे। मेरे भाई ने कहा कि देखो इसने इससे क्या हाल कर दिया है मेरी बीबी का। मेरी चाची ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और तौबा तौबा कहने लगी। सब मुझे बुरा बुरा कहने लगे। यहाँ तक कि मेरे भाई ने कहा कि आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें अपनी जायदाद से दूर करता हूँ। मैं अपनी सफाई में बोल रहा था लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था। चाचू ने भी मुझे भी बातें सुनाई और मुझे घर से निकाल दिया। जाने से पहले मैं अपने कुछ कपड़े और अपने पापा की डायरी अपने साथ ले जा सका। उसके बाद मुझे घर से निकाल के दरवाजे बंद कर दिए। मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये सब मैं कुछ झूठ था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि भाभी खुद मुझ पर गंदी नज़र रखती थी, मुझे जाल में फंसाना चाहती थी, मेरे साथ अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करती थी। मैं हैरान रह गया कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो गया। मैं अपने दोस्त के घर चला गया। वो काफ़ी अमीर था, उसको अपने घर रखने से कोई तकलीफ नहीं था, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ। मैंने भाई को फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन मेरा भाई फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। मेरे सारे रिश्तेदार मुझसे ही बातें सुना रहे थे। एक दिन मुझे कोर्ट की तरफ से नोटिस मिला जिसमें लिखा था कि मैं खुद अपनी मर्जी से जायदाद से अलग होता हूँ क्योंकि मैंने कोई गलत काम किया है। अब मैं कभी किसी से अपनी जायदाद का मुकाबला करने को काबिल नहीं रहूँगा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि लगता है सब कुछ उसने जायदाद के लिए किया, इसलिए मैंने इस कागज़ पर साइन करके वापस भेज दिया। लेकिन भाई को क्या हो गया है? ये सब उन्होंने क्यों किया? ये बात मेरी समझ से बाहर थी। एक दिन मैंने अपने पापा की डायरी पढ़ी। उन्होंने आधी डायरी में लिखी हुई थी कि आगे सारे पन्ने खाली थे, शायद उनको लिखने की समय ना मिली हो। लेकिन अचानक से जब मैंने पन्ने के आगे करने को लगा तो एक लिखावट दिखाई दी। बीच में कुछ पन्ने खाली थे लेकिन आगे से फिर से कुछ लिखा हुआ था। शायद वो पापा के आखिरी अल्फाज थे। डायरी में लिखा था कि मैंने अपनी पहली बेबी और उसके बेटे के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए हर्जाने के तौर पर मैं अपने छोटे बेटे को, जो कि मेरा बेटा यानी कि मेरी पहली बेबी यानी मेरी पहली औलाद है, उसको सारी जायदाद का मालिक बनाकर जाऊंगा क्योंकि ये उसका हक बनता है और शायद इसी तरह मेरा गुनाह कम हो जाएगा। ये देखकर तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई और मैं हैरान और परेशान हो गया। अब मुझे समझ में आया कि शायद ये सब कुछ भाई ने इसीलिए किया। अपनी बीवी को साथ मिलकर मेरे साथ इतना सब कुछ किया था। मेरा सगा भाई नहीं था, हमने खून का बस एक ही बाप का था, लेकिन हमारी माँओं का खून अलग था और हमने ये बात साबित कर दी क्योंकि हमारी सारी जायदाद का मालिक था। लेकिन वो कागज़ में मैंने साइन किया, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं वकील के पास गया तो वकील ने भी कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने खुद दस्तखत किए हैं कागज़ में। मैंने वहाँ से वापस आते हुए सोचा था कि जायदाद तो आज कल ख़त्म हो ही जाएगी, लेकिन मैंने अपने भाई से जितनी मोहब्बत की थी, उसे अपना बड़ा भाई, अपनी फैमिली, अपना सब कुछ समझा। उसने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया। क्या लोग वो पैसा के लिए सब, क्या वो पैसे से एक भाई खरीद पाएगा जो उसके दिल से उसके करीब था? मुझे कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं अपने दोस्तों के घर रहा, फिर अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर मुझे अपनी एक अच्छी नौकरी मिल गई जिसमें मुझे रहने के लिए एक घर और एक गाड़ी भी मिल गई और उसी ऑफिस में मैंने शादी भी कर ली। और जब मैंने अपने घर में, मैं बहुत खुश था। उन लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं पता था कि वो लोग कहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने कभी उनकी खबर नहीं ली, लेकिन मुझे बदनाम करके उन्होंने अच्छा नहीं किया। मैं अपने भाई की उस डायरी की तस्वीर भेजी थी ताकि उसे पता चल जाए कि
मुझे सारी बात पता चल गई है और अल्लाह भी इंसाफ करेगा और अल्लाह का इंसाफ बेहतरीन इंसाफ होगा। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर, तब तक के लिए धन्यवाद।